किया इकोनॉमिक टेररिज्म की वो पॉलिसीज जो ये दुनिया में डिप्लॉय कर रहे हैं, जिसमें फूड सप्लाई कंट्रोल करने से लेकर पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की स्ट्रैटेजी, हत्ता के लीडिंग अप टू वन ग्लोबल गवर्नमेंट जो ये इसराइल में बैठ के पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाएंगे, उस तरफ जो इनकी डायरेक्शन जा रही है। मगर इस सारे प्रोसेस को अचीव करने के लिए मगरिब में इनको एक ऐसा माशरा भी तश्कील देना था कि जो इनके इस निजाम की मज़ाहमत ना कर सके, यानी इनको रेजिस्ट ना कर सके। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि मगरिब के इस माशरे पर इन्होंने गलबा किस तरह हासिल किया, यानी उनके सोशल फैब्रिक को, उनके मॉरल फैब्रिक को, उनकी फैमिली लाइफ को किस तरह तबाह बर्बाद किया। यह समझना इसलिए जरूरी है कि मगरिब के साथ हम मिसाल लेंगे जापान की, क्योंकि जापान एक ऐसा मुल्क था जिसने दूसरी जंग अजीम के बाद इनके ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को 100% अडॉप्ट कर लिया, और उसके नतीजे में आज जापान को क्या भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है, हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि यही एक्सपेरिमेंट्स और मॉडल ये मुसलमान माशरों में और पाकिस्तान में भी करना चाह रहे हैं। एक दफा आप इनका गेम प्लान समझ जाइए, इनकी लैंग्वेज समझ जाइए, इनकी जबान समझ जाइए जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके जो वेपन्स हैं, इनके जो हथकंडे हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स डेवलप करना आसान होता है। हमें बहुत सारी, हम फिर कहेंगे, बहुत सारी ईमेल्स हमें आ रही हैं व्यूअर्स की तरफ से कि साहब हमें हल बताइए इन मसाइल का क्या है। देखिए, हमने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की है, हल हम आखिर में बताएंगे इंशाअल्लाह। एक बात जहन में रखिएगा, हमारी नौजवान नस्ल को भी हमारी तारीख से वो लाइल्मी है, नवाकफियत है। वो ये नहीं जानते हैं कि पिछले कई सौ साल में हमारी तारीख में क्या होता चला आया। आज मगरिब की तहजीब आंखों को खीरा किए हुए, डैजल किए हुए लोगों को, लोग मगरिब की तरफ देख रहे हैं। मगरिब की जमहूरियत भी ठीक है, मगरिब को उनकी वैल्यूज अडॉप्ट करते हैं। मगरिब को तहजीब याफ्ता कौम कहा जाता है, तरक्की याफ्ता कौम कहा जाता है। जिस कदर खून उनके हाथों से टपक रहा है, जितनी गलीज ये तहजीब है, जितनी नापाक इसका किरदार है, और जिस पूरी दुनिया की इंसानियत में जिस तरह कत्ल गारत और तबाही और बर्बादी इन्होंने बर्पा की है, अभी हमने उसका सिर्फ एक छोटा सा चेहरा आपको दिखाया। इनकी इकोनॉमिक टेररिज्म, जिसकी दूसरी डायमेंशंस अभी हम अगले 2-3 प्रोग्रामों में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसके बाद वी विल कम टू द सॉल्यूशंस। देखिए, एक दफा जब ये वाजे हो जाए कि ये तहजीब इतनी गलीज है कि कोई सॉल्यूशन इसकी तरफ से दिया हुआ हम कबूल नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लोगों को भी यह कबूल करना आसान हो जाएगा कि ऑल्टरनेट्स हैं क्या। अब अगर हम, क्योंकि इस वक्त लोगों के जहनों में कम से कम पिछले 150 साल की प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए, मीडिया के जरिए, इनकी तहजीब की जो डोमिनेशन हमारे ऊपर रही है, इसके जरिए हमारी फिक्रों को, हमारी सोचों को तब्दील कर दिया गया है। लोग ये सोचने से कासिर हैं कि मगरबी तहजीब के अलावा भी कोई ऑल्टरनेट सिस्टम हमारे पास हो सकता है। एक कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दिया गया, मरूब हो गए लोग। यानी इंडिया के खिलाफ तो हमारे बड़े लोग आंखों से आंखें डाल के बात करते हैं, लेकिन जब अमेरिका और मगरब और अंग्रेज से बात करनी होती तो हकला जाते हैं, इसलिए कि वो हम पर हुकूमत करके जा चुका है, इसलिए कि उसकी तहरीक को हम डोमिनेंट तहजीब समझते हैं। अभी तक हमारे यहाँ ब्राउन साहब हैं, ऐसे लोग हैं कि जो जाहिर में काले हैं लेकिन अंदर से गोरे हैं और अंग्रेज हैं, और अंग्रेज को नाउजुबिल्लाह उसकी हर चीज को खुदा समझते हैं। तो हमने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की है, हम आपको सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं कि ये मगरबी तहजीब जिस चीज को हाथ लगाती है उसके साथ क्या सलूक करती है। इसका इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको सपोर्ट करने के लिए ये दुनिया में जंगें बर्पा करते हैं, फूड सप्लाईज कंट्रोल करते हैं, मगर यहां रुकते नहीं हैं। कौमों के इखलाकियात, उनकी दीन, उनकी तहजीब, उनकी सकाफत, उसका भी बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। देखिए, और ये किस तरह करते हैं, इन्होंने पर्टिकुलरली खास तौर पे आज मगरिब माशरे का हाल ये है कि वो मुकम्मल तौर पर, रूहानी तौर पर, इखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुका है। इट्स अ मॉरली बैंकरप्ट सोसाइटी, रिलीजियसली बैंकरप्ट सोसाइटी। इनका जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली, इंस्टीट्यूशन ऑफ कि ये बात के बुजुर्गों को, माँ बाप को, बूढ़ों का ध्यान किया जाए, ये बात के औलाद के साथ मोहब्बत हो, फैमिली यूनिट्स हो, शादी का इंस्टीट्यूशन जहां पे मियाँ बीवी मिलकर एक खानदान रेज करते हैं, इन सारों का बेड़ा गर्क कराया जा चुका है। ये हुआ किस तरह, आपको बड़ी गैर मामूली बात आज हम बताएंगे। रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड्स की तरह की एक और यहूदी फैमिली है, बहुत बड़ी फाउंडेशन है इसकी, रॉकफेलर फाउंडेशन, पूरी दुनिया में ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करते हैं। अमेरिका में इन्होंने ये देखा, जब इनकी 50s 60s वगैरह की और उससे पहले की दिहाइयां थी, कि जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अमेरिका अरूज पे जा रहा था और उनकी इंडस्ट्रीज को और उनकी फैक्ट्रीज को वर्कर्स की जरूरत थी, अमेरिका में उस जमाने में भी बड़े अच्छे ईसाई रहा करते थे, बड़ा अच्छी वैल्यू सिस्टम्स थी। जो कॉन्सेप्ट उस वक्त एक टिपिकल अमेरिकन फैमिली का था कि माँ बाप, बच्चे और एक कुत्ता उनके साथ, और वो एक देयर लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर, वो कैफियत अमेरिकन माशरे में भी थी। 1930s और 40s में हाल यह था कि 80% अमेरिकन जमीन के साथ रहा करते थे, फार्मर्स थे। इन्होंने जब पूरी दुनिया में अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम एक्सपोर्ट करना शुरू किया, अपनी प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करना शुरू की, इनको फैक्ट्री में वर्कर्स की जरूरत थी। रॉकफेलर फाउंडेशन ने एक पूरी कैंपेन लॉन्च की
जिसको वुमेन्स लिब कहा जाता है, यानी वुमेन्स लिबरेशन, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, यानी ये बात हुकूक निस्वां की तहरीकें, इस बात के औरतों को हुकूक मिलने चाहिए, औरतों को बड़ा जुल्म हो रहा है कि वो घरों में बसती हैं, घरों में रहती हैं, अपनी फैमिलीज के साथ वक्त गुजारती हैं, लिहाजा औरतों को भी घरों से बाहर निकाला जाए। मीडिया इनका था। देखिए जाहिरन ये नारे बड़े अच्छे लगते हैं कि साहब मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि आधी आबादी जो औरतों की है वो भी तरक्की करे, वो भी बाहर निकले घरों से और फैक्ट्रियों में काम करे और मुलाजमतें करे। इनका मकसद बड़ा नापाक था इसका, और ये खुद एक्नॉलेज करते हैं। इनके अपने यहूदी अब ये बात मुंह से बोलते हैं और हंसते हैं कि हमने मगरब के माशरे का क्या हशर किया। वो ये कहते हैं कि साहब मर्द काम किया करते थे, हम सिर्फ मर्दों की इनकम टैक्स, आमदनी को टैक्स किया करते थे, क्योंकि और मर्द कर्ज लिया करते थे, मर्द बैंकों से डील करते थे। इन्होंने ये सोचा कि साहब मुल्क की बाकी आबादी को हम किस तरह मकरूज करें, किस तरह घरों से बाहर निकालें। जब फैक्ट्री में आएंगे, काम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकी उनकी आमदनी औरतों की आएगी, इंडिपेंडेंट इनकम होगी, औरतें मर्दों के ताल्लुकात से आजाद होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, उनकी आमदनी पे टैक्स करना शुरू करेंगी ये। और तीसरा ये कि औरतें भी फिर वही क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगी और कर्जे लेना शुरू करेंगी। नहीं, पहले जो आधी आबादी मकरूज थी, पूरी आबादी मकरूज होगी। और फिर अगली बात कि जब मर्द और औरत, मियां और बीवी दोनों फैक्ट्रियों में काम करेंगे तो बच्चों को कौन पालेगा? नतीजतन इन्होंने पब्लिक स्कूल्स का एक नेटवर्क बिछाया, जिसका मकसद यह था कि किंडरगार्टन से लेकर, नर्सरी से लेकर के प्राइमरी क्लासेस से लेकर बच्चों को स्कूलों में दाखिल करा दिया। नतीजा मर्द और औरतें, मियां और बीवी, मां बाप ये फैक्ट्रियों में काम करते थे, बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, जहां पे इन्होंने पूरा फिक्र तब्दील करके रख दी उन बच्चों की, उनको अपने उस माशरे में इस तरह इंटीग्रेट करके रख दिया। जो नस्ल निकाली उन्होंने अमेरिकन की 40, 50, 60, 70 की दहाइयों में, वो एक ऐसी कंफ्यूज नस्ल थी कि जो इनके इकोनॉमिक सिस्टम को चैलेंज नहीं कर सकती थी, जिसको सिर्फ वही मालूम था जो इन्होंने पढ़ाया अपनी किताबों में। उस नस्ल का अपने मां बाप के साथ ताल्लुक तबाह बर्बाद हो गया। नतीजा यह हुआ कि वो शादियां टूटने लगी, डिवोर्सेस का रेट बढ़ गया, और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज था उसका हाल यह हुआ कि जब फैमिलीज रेज नहीं कर रहे हैं लोगों को फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगी, मुसीबत लगने लगी, अजाब बर्पा होने लगा उनके लिए। नतीजतन जो बर्थ रेट था, ग्रोथ रेट था, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, इन पूरी मगरिब सोसाइटीज में तकरीबन ऑलमोस्ट 1 या 1 से ऊपर या 0 के करीब पहुंच गया। यानी दूसरे लफ्जों में इन सोसाइटीज में नई नस्ल पैदा नहीं हो रही थी, जो बड़े लोग थे वही बूढ़े होते चले जा रहे थे। यानी हम मिसाल आपको सिर्फ जापान की देते हैं। 1945 के बाद जापान ने जो इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया, दुनिया आज दिखाती है कि जापान की तरह कितनी तरक्की है जापान की, जापान पूरी दुनिया की फैक्ट्री बनी हुई है। लोग तो पाकिस्तान में मशवरा देते हैं कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स हमें डिस्पोज कर देने चाहिए और पाकिस्तान को जापान की तरह हो जाना चाहिए, इंडस्ट्रियल कंट्री। अब जरा ये देखिए कि जापान ने कीमत क्या अदा की इसकी। जापानी माशरा एक ट्रेडिशनल, एक बिल्कुल ईस्टर्न माशरा था, जब मोहब्बत और प्यार और खानदान और ताल्लुकात की बड़ी रिवायात थी। 45 के बाद जो हशर नशर किया है इन्होंने जापानी माशरे का, इस वक्त जापान में हाल यह है कि बच्चों की तादाद, जो यूथ हैं, जो नौजवान हैं, उनकी परसेंटेज 20 से 25% रह गई है। 70% के करीब बूढ़े हैं, इसलिए कि बच्चे पैदा नहीं किए उन्होंने, फैमिलीज रेज नहीं की, फैमिलीज तबाह बर्बाद हो गई। जापान में बच्चे नहीं हैं। हाल यह है उस मुल्क में कि पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट हर साल वो 300 स्कूल बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके पास स्कूलों में दाखिला करने के लिए बच्चे नहीं हैं। और जो 20-25% इस वक्त नौजवान वहां काम कर रहे हैं, वो 80% बूढ़ों का बोझ उठाए हुए हैं। यानी उनके पास, और जापानी सोसाइटी इतनी फियर्सली प्राउड है कि वो बाहर से इमिग्रेंट्स कॉल नहीं कर रहे हैं, बाहर से इमिग्रेशन जापान के अंदर नहीं हो रही है। नतीजतन जापान में फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन कम हो रही है, स्कूलों में बच्चे नहीं है दाखिल कराने के लिए, माशरा तबाह बर्बाद हो चुका है, और यही हाल मगरिब का हो रहा है। जी जैद साहब, जापानी सोसाइटी पे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले वी हैव टू कट टू अ शॉर्ट ब्रेक।